हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट में। ये क्लासेस के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट है, जो ये भी आज की आपकी लास्ट जो प्रैक्टिस सेट है, क्लास की लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की ये जो क्लास आपकी होती थी सुबह में, उसका जो प्रैक्टिस सेट शाम को मिलता था, उसी का है ये। ठीक है, और इसके बाद से यानी कल से जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी उसको मैं कोशिश करूँगी कि मिक्स प्रश्न हो। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से ना होगा, जो अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उसी में से मिक्स्ड आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि उत्पादन की मात्रा का केवल 2 गुना करना, या हर चरण में मूल्य जोड़कर प्रतिस्पर्धा लाभ प्राप्त करना। तीसरा है केवल बिचौलियों को पूरी तरह से हटाना, या चौथा है उत्पाद को किसी भी कीमत पर तुरंत बाजार में बेचना। तो अगर आप बात करें यहाँ पे मूल्य चेन की यानी वैल्यू चेन की, तो हमने वैल्यू चेन की जो लास्ट क्लास हुई थी आपकी, उसी पर से प्रश्न है। तो आई होप वो क्लास बहुत अच्छी थी और मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया भी था। तो यहाँ पे इसका जो राइट जवाब होगा, आपको पता है कि मूल्य चेन में क्या होता है, वैल्यू चेन में तो हर चरण में मूल्य जोड़कर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करना। जैसे मैंने चावल का उदाहरण देकर समझाया था, धान का, कि कैसे वहाँ पे आप किसान बेचता है, फिर एक कंपनी खरीदती है जहाँ पे उसको कूट कर क्या किया जाता है, उसकी मिलिंग करके चावल निकाला जाता है और उसमें अच्छी चावल को छांट कर पैकेजिंग की जाती है, परिवहन किया जाता है, और रेस्टोरेंट या कहें कि थोक विक्रेताओं के माध्यम से आपके घर तक थोक विक्रेता क्या करते हैं, रिटेल जो बेचने वाले होते हैं छोटे व्यापारियों को देते हैं, और वहाँ से आपके गांव की शॉप वगैरह है वहाँ से आप खरीदते हैं, या आप रेस्टोरेंट वगैरह से यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके मैंने आपको समझाया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ई माइकल पोर्टल द्वारा परिभाषित मूल्य श्रृंखला की प्राथमिक गतिविधियां यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या शामिल नहीं है। यहाँ पे ई माइकल पोर्टल को मैंने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, हालांकि उससे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक जो टॉपिक होता है उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। तो पूरे चीज़ों को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ई पोर्टल जो होता है यानी माइकल जो ई पोर्टल द्वारा इन्होंने जो मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन को जो डिफाइन किया था, उसमें क्या शामिल नहीं था। तो विपणन और बिक्री शामिल नहीं, यानी मार्केटिंग एंड सेल शामिल नहीं है। संचालन यानी ऑपरेशन या विनिर्माण या बुनियादी ढांचा शामिल नहीं है, या सेवा या सर्विस जैसे गारंटी ग्राहक शामिल नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पे मूल्य श्रृंखला की बात की जा रही है, यानी वैल्यू चेन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये उनकी जो डिफिनेशन दिया था वैल्यू चेन का, उसमें ये सम्मिलित नहीं होता, यानी बेसिक स्ट्रक्चर सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की जाती है। उसमें भी हमने देखा था कि उसमें भी रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की गई थी। ठीक है, क्योंकि मूल्य श्रृंखला की बात की गई थी, वैल्यू एडिशन की बात की गई थी कि कैसे एक जो प्रोडक्ट 10 रुपये का जो सामान था एक किसान का, वो कैसे मार्केट तक जाते जाते 100 रुपये का, या आप अंतिम उपभोक्ता के पास पहुंचते पहुंचते 100 रुपये का हो गया। तो कैसे एक एक चरण पे पैसे को उसमें ऐड किया जा रहा था, और कैसे आपके पास पहुंचते पहुंचते वो महंगी हो जाती है। तो इसमें वैल्यू चेन यानी कैसे कैसे उसमें प्रोसेसिंग करके कैसे उसमें पैसा ऐड हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, न कि उसमें बुनियादी ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी इसका राइट जवाब होगा। अगला कह रहा है किसानों के लिए मजबूत बाजार संबंध यानी मार्केट लिंकेज स्थापित करने का सबसे बड़ा वित्तीय लाभ क्या है। तो खेती के लिए मुफ्त ऋण प्राप्त करना है, या उत्पादन की लागत में 50% की कमी करना है, या स्थानीय मंडी में उपज का बेहतर बिक्री मूल्य प्राप्त करना है, या केवल जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रमाणित होना है। तो आपको पता है जो बाजार संबंध होते हैं यानी जो मार्केट लिंकेज होता है, उसका सबसे बड़ा वित्तीय लाभ क्या होता है। तो स्थानीय मंडी में, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, स्थानीय मंडी में उपज का बेहतर बिक्री मूल्य प्राप्त करना। कोई भी अगर आप जैसे खेती वगैरह करें या कोई भी आप काम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप लाभ कमाने के लिए ही करते हैं। तो अगर मार्केट से आपका जो लिंकेज है अच्छा संबंध रहेगा, और आपकी जो मार्केट में आपकी चीज़ें अच्छी बिकेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर प्राइस भी आपको बेटर मिलने का चांस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट जवाब है। अगला कह रहा है कि कृषि मूल्य श्रृंखला एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन में कौन सी गतिविधि सर्वाधिक मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है कि खेत से कटे हुए टमाटर को एक जगह ढेर करना। दूसरा है टमाटर को संशोधित
संशोधित या प्रोसेसिंग संसाधित या प्रोसेस करके सॉस या केचप बनाना, टमाटर के खेत की जुताई करना या टमाटर को एक प्लास्टिक की टोकरी में पैकेजिंग करना। तो सबसे जो संशोधित यानी वैल्यू चेन में जो सबसे जो वैल्यू एडिशन होता है, सबसे जो वैल्यू एडिशन का मतलब है कि उसको मॉडिफाई करके इतना उसकी उत्पादकता में वृद्धि कर देना। जैसे एक टमाटर ले लीजिए आप, तो आप टमाटर को एक टोकरी में डालेंगे तो उसमें कोई वैल्यू चेन उसका नहीं हुआ। जैसे आप पैकेजिंग कर दिए तो उसमें कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। मान लीजिए एक टमाटर को एक थैले में आपने किया तो 1 से 2 रुपये उसका बढ़ा, ठीक है, या एक टोकरी में किया तो 2 से 5 रुपये बढ़ा। लेकिन अगर वहीं पे अगर बात करें टमाटर को संशोधित कर दे यानी प्रोसेस करके किसान केचप जैसे बनता है, आपने देखा है ना, उसका प्रोसेस करके सॉस या केचप आपने अगर बना दिए तो आपको पता है कि वही केचप, वही जो 10 रुपये का टमाटर जो 10 रुपये में 1 केजी मिल रहा है, वही टमाटर 100 से 150 रुपये 200 रुपये में आपने देखा होगा जो पैकेज आते हैं छोटे छोटे पैकेज कितने महंगे मिलते हैं सॉस के। तो ये जो है इसका सबसे बेस्ट रूप होता है क्योंकि इसकी जो वैल्यू एडिशन हुई है उसको उसके प्राइस से 10 गुना उसको कर देती है। ठीक है, एक टमाटर आप ऐसे नॉर्मल लेंगे और एक केचप आप लेंगे या सॉस जब आप खरीदते हैं, जैसे किसान केचप हो गया या ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो टमाटर से बनती हैं, जो चटनी वगैरह टाइप के आते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि उसकी प्राइसेस अलग होती हैं। मार्केट में टमाटर आपको 10 रुपये का मिलेगा, लेकिन आप वही चीज़ खरीदने जाएंगे तो वो 100 से 150 रुपये या उससे भी ज़्यादा का पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट रूप होता है उसकी प्रोसेसिंग का यानी वैल्यू एडिशन का। एक जो चीज़ 10 रुपये की थी उसको 100 रुपये में कन्वर्ट किया गया, यानी उसमें ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया गया, ऐसा उसमें वैल्यू ऐड कर दिया गया कि उसके जो प्राइस है एक बार ही में 10 गुना बढ़ गया। ठीक है, वहीं अगर आप उसको एक पैकेट में टमाटर को एक प्लास्टिक में करते तो 1 रुपये 2 रुपये बढ़ेगा, या एक टोकरी में करके बेचेंगे तो 1 से 2 रुपये बढ़ेगा, उससे ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं, या 5 रुपये बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसकी प्रोसेसिंग करके केचप बनाते हैं, ठीक है, जैसे ही आप केचप या सॉस बनाते हैं तो उसका प्राइस जो होता है 10 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाजार संबंध यानी मार्केट लिंकेज की प्रकृति कैसी होती है, जो उत्पादक और खरीदार दोनों के लिए जोखिम को कम करती है। यानी जो उत्पादन कर रहा है उसको और जो खरीद रहा है उसको, दोनों की जो जोखिम होती है उसको कम कैसे करती है। तो एक बार का लेन देन आधारित यानी ट्रांजैक्शनल, या केवल मौखिक वादे पर, या दीर्घकालिक और विश्वास आधारित, या पूरी तरह से सरकारी सब्सिडी पर। तो जो बाजार संबंध में जो मार्केट लिंकेज की जो प्रोसेस है उसमें दोनों के जोखिम को, यानी जो खरीद रहा है उसको और जो बेच रहा है उसको, दोनों को जोखिमों को कैसे कम किया जाता है, तो दीर्घकालिक और विश्वास आधारित यानी ट्रस्ट बेस्ड। जैसे एक कंपनी जो है मान लीजिए आपके साथ अनुबंधन करती है, किसान के साथ अनुबंधन करती है यानी कॉन्ट्रैक्ट करती है कि उसको इतना क्विंटल, यानी मान लीजिए कहती है कि उसको 10 क्विंटल जो क्या चाहिए, टमाटर चाहिए। ठीक है, तो अब वो अनुबंधन यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी और किसान से, तो वो क्या करेगा, किसान को भी अब किसी अन्य व्यापारी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसके फसल को बिकवाए, और उस जो कंपनी को भी किसी किसान को या किसी बिचौलिए को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे टमाटर चाहिए, तो किसी बिचौलिए की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या करेगा, डायरेक्ट किसान से खरीद लेगा, और किसान को भी इससे लाभ ये होगा कि उसको भी मार्केट में भटकना नहीं पड़ेगा और बिचौलियों के जो जंजाल से वो बच जाएगा। तो यही ऑप्शन नंबर सी इसलिए इसका राइट जवाब होगा, दीर्घकालिक और विश्वास आधारित यानी ट्रस्ट बेस्ड। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन का विश्लेषण मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है, जबकि बाजार संबंध यानी मार्केट लिंकेज कनेक्शन पर केंद्रित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि बाजार की कीमतों पर नजर रखना, दूसरा है उत्पादन के अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करना, या प्रक्रियाओं और गतिविधियों का आंतरिक विश्लेषण करना, या केवल किसानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन की बात की जा रही है, तो इसमें किस पर ध्यान केंद्रित होता है, तो उत्पादक के अंतिम उपभोक्ता पर ध्यान केंद्रित करना, प्रक्रिया और प्रोसेस के आंतरिक विश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी लग रहा है मुझे, एक मिनट, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, प्रक्रियाओं और आंतरिक गतिविधियों का आंतरिक विश्लेषण करना। जैसे क्या किया जाता है, मूल्य जो वैल्यू एडिशन वैल्यू चेन जो होती है उसकी जो प्रोसेस होते हैं, हमने देखा था कि कैसे एक प्रोसेसिंग के माध्यम से क्या किया जाता है, चीज़ों को पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। जैसे एक फिगर के माध्यम से मैंने समझाया था कि यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, फिर उसको छटाई वगैरह की गई, फिर उसका क्या किया जाए, पैकेजिंग वगैरह किया गया, और एक रेस्टोरेंट को या एक जो कहें कि
जैसे एक थोक विक्रेता को भेजेगा, वहाँ से वो एक रेस्टोरेंट कर देगा, फिर वहाँ से एक रिटेल को देता था, और यहाँ से रेस्टोरेंट में क्या किया जाता था, कुक वगैरह किया के उसको आम जनता तक पहुँचाया जाता था। और यहाँ पे एक छोटा व्यापारी होता था, वो क्या, जैसे आपका गाँव का हो गया, वो क्या करता था, गांव में अगर वो खरीद के लाएगा तो आप जाके वहाँ से ले सकते थे। तो इस तरह का एक प्रोसेसिंग यानी एक प्रक्रिया चलती थी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बाजार संबंध किसानों को मांग संचालित उत्पादन यानी डिमांड ड्रिवन प्रोडक्शन में कैसे मदद करता है। मांग आधारित जो प्रोडक्ट होते हैं उसको उत्पादन में कैसे हेल्पफुल होता है, ये पूछ रहा है। तो किसानों के केवल अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना, या किसानों को पारंपरिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों पर टिके रहने की सलाह देना, या बाजार की मांग और गुणवत्ता मानकों पर सीधा फीडबैक मिलना, या उत्पादन की पैकेजिंग पर सभी निर्णय स्वयं लेना। तो आपको पता है जो मांग आधारित होती है यानी डिमांड ड्रिवन होते हैं, तो यानी जो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी, बाजार की मांग और गुणवत्ता मानकों पर सीधा फीडबैक प्रदान करना। जैसे मान लीजिए कि बाजार में मांग चली, जैसे अगर किसी फसल की, जैसे मान लीजिए टमाटर की मांग मार्केट में ज़्यादा है, तो अगर किसान जो क्या करता है टमाटर का प्रोडक्शन करता है, तो चांसेस होते हैं कि उसको क्या होगी कि उसकी जो फसल है या जो टमाटर उसकी अच्छी वैल्यू मिले। तो ये जो गुणवत्ता वगैरह होते हैं उसी के आधार पर ये तय किया जाता है। यानी बाजार की मांग और गुणवत्ता मानकों पर सीधा फीडबैक मिलना क्या होता है, मांग संचालित उत्पादन में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल्य श्रृंखला में सहायक गतिविधि यानी सपोर्टिव एक्टिविटीज़ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता तक शारीरिक रूप से वितरित करना, केवल कच्चे माल का खरीदारी करना यानी प्रोक्योरमेंट करना। तीसरा कह रहा है कि प्राथमिक गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना। और चौथा कह रहा है कि फसल के बाद के नुकसान यानी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को पूरी तरह से समाप्त करना। तो जो सपोर्टिव यानी सहायक गतिविधियाँ होती हैं उनका काम क्या होता है, तो प्राथमिक गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने का इसमें काम किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि छोटे किसानों के लिए बाजार संबंधों को मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है जिससे उनकी मूल भाव करने की क्षमता यानी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो छोटे किसान होते हैं उसकी बात की जा रही है और उनके बाजार संबंधों को कैसे जो उनका जो तरीका होता है प्रभावी तरीका उनको कैसे प्रदान करना है, जैसे वो मोल भाव कर सकें यानी बार्गेनिंग कर सकें। तो हर किसान को अपनी उपज व्यक्तिगत रूप से निर्यात करना या केवल स्थानीय और संगठित व्यापारियों से बेचना या किसान उत्पादन संगठनों के माध्यम से सामूहिक विपणन करना या अपनी उपज को बिना किसी ग्रेड के बेचना। तो ये जो मूल भाव करने की उनकी जो क्षमता यानी दो दक्षता को बढ़ाता है वो क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से सामूहिक विपणन करना। इसमें बहुत सारे किसान होते हैं और वो तय करते हैं कि अपने फसल को कितने मूल्य पर बेचेंगे और कौन अच्छा दाम दे रहा है यानी कौन अच्छा उसका वैल्यू प्रदान कर रहा है, उसी आधार पर बेचा जाता है उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कृषि उत्पादों के लिए एक मूल्य श्रृंखला में आउटबाउंड लॉजिस्टिक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक की बात कर रहा है। तो खेत और उर्वरक बीज प्राप्त करना, कोल्ड स्टोरेज में पैकेज दूध का खुदरा स्टोर तक परिवहन, दूध को पाश्चरीकरण करना और बोतलों में भरना या कंपनी के लिए नए लेखांकन यानी सॉफ्टवेयर को विकसित करना। तो जो आउटबाउंड लॉजिस्टिक होती है उसमें क्या कहते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में पैकेज दूध का खुदरा स्टोर तक परिवहन करना यानी उसको पहुंचाने का काम किया जाता है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक का काम यानी उसका सबसे अच्छा एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कृषि मूल्य श्रृंखला में तकनीकी विकास यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नामक सहायक गतिविधि यानी सपोर्टिव एक्टिविटीज़ का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो किसानों को फसल के लिए ऋण प्रदान करना या फसल की पैदावार में सुधार के लिए सूखा प्रतिरोधी बीज यानी ड्रॉट रेजिस्टेंस सीड्स का विकसित करना या फसलों को पैक करने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे खरीदना या कर्मचारियों को विपणन यानी मार्केट कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। तो कह रहे हैं तकनीकी विकास की बात कर रहे हैं, सपोर्टिव एक्टिविटीज़। एक मिनट, मुझे इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा है। बी या सी कौन सा होगा, बी ही होगा। ओके, बी ही होगा इसका।
क्या करेंगे, फसलों की पैदावार में सुधार करने के लिए सूखा बीज जो बीज प्रतिरोधी जो है उसका विकसित करना, यानी ड्रॉट नेट रेसिस्टेंस सीड का विकास करना, जो सीड्स होते हैं बीज का विकास करना, ऐसे यानी ऐसे बीज का विकास करना जो जैसे कम बारिश वगैरह हो तब भी वो काम कर जाएं, ऐसा ना हो कि फसल बर्बाद हो जाए। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाजार संबंध यानी मार्केट लिंकेज स्थापित करने का मुख्य लाभ यह है कि किसान अपनी उपज को ग्रेडिंग और छटाई यानी सोर्टिंग के बाद ही बेचे, जिससे खरीदारों को क्यों गारंटी मिलती है। यानी जो जैसे फसल हो गया उसको साफ सफाई करके यानी अच्छे से छटाई वगैरह करके पैकेजिंग वगैरह करके ही क्यों बेचा जाता है, तो किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की मात्रा में वृद्धि होती है, या परिवहन लागत पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, या उत्पादन की गुणवत्ता और मानक यानी स्टैंडर्ड लगातार बने रहते हैं और बाजार में उपज की कीमतों में वृद्धि होती है। तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्पादन की गुणवत्ता और मानक स्टैंडर्ड लगातार बने रहते हैं। जैसे आप मार्केट में किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो आप चेक करते हैं कि उसकी पैकेजिंग वगैरह या वो जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है या नहीं है, ठीक है। तो आप भी चेक करते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक गुणवत्ता बनी रहती है और एक स्टैंडर्ड का भी डेवलपमेंट होता है, जिससे पता चलता है कि हाँ ये या इस प्रोडक्ट या ये जो एक कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े बेटर कंडीशन के होते हैं। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में साख बनी रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण मूल्य श्रृंखला में इनबाउंड लॉजिस्टिक का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो तैयार माल को खुदरा विक्रेताओं को वितरित करना, दूसरा है डेयरी प्लांट में दूध को संशोधित करना, तीसरा है किसानों के गोदान में बीज उर्वरक और अन्य कृषि इनपुट प्राप्त करना, उनका भंडारण करना, तीसरा है डेयरी उत्पादों के लिए विज्ञापन अभियान चलाना। तो कह रहा है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक का सबसे अच्छा उदाहरण है तो किसानों के गोदाम बीज उर्वरक और इनपुट प्राप्त करना और उन्हें भंडारित करना, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाजार संबंध यानी मार्केट लिंकेज मुख्य रूप से छोटे किसानों की सहायता कैसे करते हैं, खासकर उनकी मोल भाव शक्ति के मामले में। तो यह प्रत्येक किसान को अपनी उपज की कीमत अकेले तय करने की अनुमति देते हैं, या यह किसानों को सामूहिक रूप से यानी कलेक्टिव उत्पादन एकत्र करने और बड़े खरीदार से जुड़ने में सक्षम बनाते हैं, यह कृषि पर सरकार के टैक्स को समाप्त करते हैं, या यह किसानों को बाजार की कीमतों के बारे में जानकारी देने से मना करते हैं। तो जो आपको पता है अभी हमने देखा है जो कलेक्टिव की बात की जा रही है, यानी मार्केट लिंकेज में एक किसान क्या करता है तो सामूहिक रूप से यानी किसानों को सामूहिक रूप से कलेक्टिव उत्पादन करने और बड़े खरीदारों से जुड़ने में सक्षम बनाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल्य श्रृंखला विश्लेषण यानी वैल्यू चेन एनालिसिस का उपयोग करके एक कंपनी का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। तो प्रत्येक गतिविधि की लागत और मूल्य को समझना और मार्जिन बढ़ाना, या उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा को मापना, यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारी छुट्टी पर जा रहे हैं, या केवल ग्राहक यानी कस्टमर सर्विस के विभाग पर ध्यान देना। तो जो मूल्य श्रृंखला होती है यानी वैल्यू चेन का जो विश्लेषण होता है, कंपनी का लक्ष्य क्या होता है, तो प्रत्येक गतिविधि यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रत्येक गतिविधि की लागत और मूल्य को समझना और लाभ यानी मार्जिन को बढ़ावा देना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि मूल्य श्रृंखला के संदर्भ में कच्चे माल की खरीद यानी प्रोक्यूरमेंट की गतिविधि किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो प्राथमिक गतिविधि यानी प्राइमरी एक्टिविटी में आएगी, सहायक गतिविधि यानी सपोर्टिव एक्टिविटी में आएगी, या आउटबाउंडिंग लॉजिस्टिक या संचालन यानी ऑपरेशंस के अंतर्गत आती हैं। तो जो कच्चे माल की खरीद होती है वो किस में आती है, तो सहायक गतिविधि में आती है यानी सपोर्टिव एक्टिविटीज़ में आती है, ठीक है। तो सहायक गतिविधि इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब किसान किसी खरीदार के साथ अनुबंधन यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रवेश करता है तो किस प्रकार के बाजार संबंध स्थापित करता है। तो औपचारिक यानी फॉर्मल बाजार संबंध, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल बाजार संबंध, केवल सरकारी अनुबंधन, या बिचौलिया मुक्त यानी मिडल फ्री लिंकेज। तो जब कॉन्ट्रैक्ट आधारित जाता है यानी अनुबंधन आधारित फार्मिंग में जब किसान प्रवेश करता है तो वो ऑप्शन नंबर ए यानी
औपचारिक बाजार संबंध स्थापित करता है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि बिचौलिया मुक्त बाजार संबंध क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो बिचौलिए होते हैं वही किसानों के साथ और जो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, जैसे कंपनी के बीच का लिंकेज प्रदान करने की कोशिश करते हैं, वो ही क्या करते हैं, किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट जवाब होगा, न कि डी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल्य श्रृंखला और आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो आपूर्ति केवल कारखानों में काम करती है, जबकि मूल्य श्रृंखला केवल खेतों में। दूसरा है आपूर्ति श्रृंखला मुख्य रूप से समग्र सामग्री के प्रवाह पर केंद्रित है, जबकि मूल्य श्रृंखला केवल प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य पर केंद्रित है। वहीं तीसरा कह रहा है कि आपूर्ति श्रृंखला लंबी अवधि की होती है, जबकि मूल्य श्रृंखला अल्पकालिक होती है। और चौथा कह रहा है कि आपूर्ति श्रृंखला बिचौलियों को हटाती है, जबकि मूल्य श्रृंखला नहीं। तो अगर हम इनमें चारों में से अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। आपूर्ति श्रृंखला में क्या होता है कि सामग्री के प्रवाह पर केंद्रित होती है, जबकि मूल्य श्रृंखला क्या होती है, उसमें प्रत्येक चरण में जो वैल्यू एडिशन होता है वो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसानों को बाजार संबंध स्थापित करने के लिए बाजार जानकारी यानी मार्केट इन्फॉर्मेशन क्यों आवश्यक है। तो केवल उपज बेचने के बाद सरकार को रिपोर्ट देने के लिए, या बिना किसी मूल भाव की उपज को कम कीमत पर बेचने के लिए। तीसरा कह रहा है कि यह जानने के लिए कि कौन सी फसल कब और किस गुणवत्ता में उगानी है और इसकी सही कीमत का मोल भाव करने के लिए। और चौथा कह रहा है कि यह केवल जानने के लिए कि उनके गाँव में सबसे बड़ा किसान कौन है। तो आपको पता है जब बाजार की जो जानकारी होती है यानी मार्केट का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको रखना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि यह जानने में मदद करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी, कि कौन सी जो फसल है कब और कितनी गुणवत्ता में उगानी है और किसका जो है बाजार कीमत अच्छा है, यानी उसके आधार पे मोल भाव किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा। ये 19 था, हाँ। और ये लास्ट प्रश्न है आज का, कह रहा है कि मूल्य श्रृंखला में मानव संसाधन यानी ये ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट किस प्रकार योगदान देता है। तो यह सीधे उत्पादों को ग्राहक तक पहुंचाता है, यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादन के लिए सभी कार्य कुशल और योग्य कर्मचारियों द्वारा किए जाएं, यह कंपनी के लिए कानूनी मामलों का प्रबंधन करता है। और चौथा है यह तैयार माल पर बीमा यानी इंश्योरेंस कराता है। तो जो इसका राइट जवाब होगा, जो ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं, जो मानव संसाधन प्रबंधन का योगदान होता है, तो यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादन के लिए सभी कार्य कुशल और योग्य कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हैं या नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। तो ये आज के आपके 20 प्रश्न थे। अब आपको बताना है कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।